नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ज्योग्राफी में। और आज हम लेकर आए हैं हमारा जो पहला लेसन था प्लस 2 का मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसी का पार्ट 2। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मानव भूगोल की प्रकृति, जो हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस पर एक नजर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत मानव के द्वारा बनाया गया सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण आता है, और जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत भू आकृतियां, जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति, खनिज आदि का चीजें आती हैं, और मनुष्य है इनका प्रयोग करते हुए अनेक चीजों का निर्माण करता है। अर्थात भौतिक पर्यावरण है उसमें मनुष्य ने बहुत से बदलाव किए हैं, और जो भौतिक पर्यावरण है उसने मनुष्य पे बहुत से प्रभाव डाले हैं, और इन सभी का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। साथ ही मानव भूगोल का जो इतिहास की बात करें कि शुरू में उसमें पर्यावरण निश्चयवाद की धारा आई, उसके बाद संभववाद की धारा आई, तो थोड़ा सा उन पे एक बार हम नजर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चयवाद की विचारधारा क्या कहती थी कि ये मानव विकास की पहली अवस्था थी जिसमें मनुष्य प्रकृति को पूजता था, उसकी पूजा करता था, उससे डरता था, और इसीलिए इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। जहां तक दूसरी विचारधारा की बात करें जो विडाल डी लाप्लास ने दी थी, संभववाद, कि प्रकृति हमें अवसर देती है और मनुष्य उन अवसरों का प्रयोग करते हुए खुद के लिए चीजें बनाता है, प्रकृति पर उसकी छाप पड़ने लग जाती है, और इस विचारधारा को नाम दिया गया था संभववाद। निश्चयवाद और संभववाद के बाद जो तीसरी विचारधारा आई थी जो कि उनके मध्य का मार्ग थी, वो विचारधारा थी नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया गया था। ये विचारधारा किसने दी और इसमें क्या था वो देखिए। नव निश्चयवाद दो अवधारणाओं पर्यावरणवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है, और यह अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का पूर्ण गुलाम नहीं है। पर्यावरणवाद कहता था कि मनुष्य प्रकृति के काबू में है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन ये विचारधारा कहती है कि मनुष्य प्रकृति का पूर्ण गुलाम नहीं है, और न ही वह प्रकृति में मनचाहे बदलाव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। विडाल डी लाप्लास ने संभववाद में कहा था कि मनुष्य प्रकृति में बदलाव कर सकता है, लेकिन ये विचारधारा बीच का रास्ता दिखाती है। इसके अनुसार ना तो मनुष्य प्रकृति का गुलाम है और ना ही उसमें बदलाव के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। रुको और जाओ निश्चयवाद इसे क्यों कहा गया? आपने ये सिंबल देखा होगा, ट्रैफिक चौराहे पे सिंबल होते हैं, और ग्रिफिथ टेलर ने भी समझाने की कोशिश की कि इसी प्रकार से प्रकृति भी अपना काम करती है। रुको, जैसे ट्रैफिक चौराहे पर रुको का अर्थ होता है कि हमें रुकना है, क्योंकि अगर हम अनियंत्रित गति से चलेंगे तो दुर्घटना की संभावना है। उसी प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि रुको का अर्थ है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके, वरना वही परिणाम होगा जो चौराहे पर लाल बत्ती आने पर ना रुकने पर होता है। चेक का यहां अर्थ था तैयार होना, कि जब हमें प्रकृति बदलाव की स्वीकृति दे दे तो हमें पर्यावरण को हानि पहुंचानी नहीं है और विकास के अवसरों की तलाश करनी है। यानी हमें चौराहे पर जैसे चलने के लिए तैयार होता है वैसे ही अवसर देखकर तैयार होना है, और जैसे ही हमें हरे रंग का सिग्नल मिलता है, यानी प्रकृति हमें जब जाओ की अनुमति दे देती है, इसका अर्थ है कि हमें प्रकृति की सीमाओं में रहना है, और विकास के जो अवसर, जो संभावनाएं हमें दिखी थी, उन्हें विकास के अवसर में तब्दील करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये थी तीन अवधारणाएं, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। अब देखते हैं समय के गलियारों से मानव भूगोल, यानी यहां हम देखेंगे मानव भूगोल के इतिहास के बारे में कि मानव भूगोल में क्या क्या घटनाएं किस प्रकार से चलती है। तो पुराने अगर समय की बात करें तो उस समय में क्या था कि एक ही काम होता था। वो क्या था कि पहले विभिन्न समाजों के बीच आपसी क्रिया बहुत कम थी, और एक ही चीज थी, ज्ञान सीमित था, यानी किसी को एक दूसरे के बारे में जानकारियां नहीं थी। धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, और दूसरे चरण में क्या गतिविधियां हुई? यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए। यूरोप महाद्वीप क्योंकि सबसे एडवांस माना जाता है, तो समुद्री यात्राएं उस समय करते तो थे, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं थी। तो यूरोप के लोगों ने कुछ प्रयास किए, दूसरी जगहों पर जाने के उन्होंने प्रयास किए ताकि कुछ जानकारियां एकत्रित की जा सके। आगे इसी कड़ी में हम देखें तो उन्हीं यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उन्होंने उपनिवेश बनाने की शुरुआत की, यानी एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसमें उपनिवेश बनाए जाते थे। ये सारी घटनाएं मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। मानव भूगोल में इन चीजों को हम देख सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब ज्ञान सीमित था, कोई जानकारियां नहीं थी,
थोड़ा तकनीकी विकास हुआ तो यूरोप के लोगों ने अन्वेषण के प्रयास किए और एक समय ऐसा आ गया जब उपनिवेश बनाने शुरू किए गए। और ये उपनिवेश क्यों बनाने शुरू किए गए? क्योंकि संसाधनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी दूसरे देशों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की। मानव भूगोल जो समय के गलियारे में देख रहे थे, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं जिन्हें हम 6 भागों में बांटते हैं। पहली अवस्था थी आरंभिक उपनिवेशवादी युग, शुरुआती युग। उसके बाद है उत्तर उपनिवेशवादी युग। आगे था 2 विश्व युद्धों के बीच का जो समय था 1930 का दशक, 1920 से 30, 1950 से 60 का जो समय था वो 1970 का दशक, और अंतिम अवस्था में था 1990 का दशक। इन सभी दशकों के अंतर्गत मानव भूगोल को पढ़ने के लिए अनेक प्रकार की अप्रोचेज या उपागमों का प्रयोग किया गया था, यानी एक विशेष तकनीक उस समय लगभग प्रयोग में थी। आरंभिक उपनिवेशवाद का युग था, तो जैसा मैंने पीछे बताया कि यूरोपीय लोग थे वो अन्वेषणों पर, खोजों पर प्रयास कर रहे थे, तो अन्वेषण उपागम का उस समय ज्यादा प्रयोग किया गया। जैसे जैसे उपनिवेशवाद का समय बढ़ता गया और उसके अंतिम समय में प्रादेशिक विश्लेषण उपागम का प्रयोग किया गया। इनका आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। 2 विश्व युद्धों के मध्य था, उसमें क्षेत्रीय विभाजन उपागम का प्रयोग किया गया। 1960 का जो दशक था उसमें स्थानिक संगठन बनाए गए, छोटी छोटी खोज से जुड़ी संस्थाएं बनाई गई। 1970 के जो दशक की बात करें तो आलोचनात्मक उपागम आया और कुछ नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ। 1990 का जो दशक था उसके अंतर्गत उत्तर आधुनिकतावाद, एक नया जो मॉडर्नाइजेशन के बाद की जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वो आया। तो इनका विस्तृत हम वर्णन देखते हैं। पहली अवस्था से, हमारी जो पहली अवस्था थी जिसे हमने नाम दिया था आरंभिक उपनिवेशवाद, इसका समय लगभग 1500 से लेकर 1870 तक के बीच का रहा और इसमें उपागम था अन्वेषण उपागम। इसका अर्थ क्या था वो देखने का प्रयास करेंगे कि अन्वेषण उपागम में खोजें की गई। वो खोजें किसने की गई? साम्राज्यवादी जो ताकतें थी और जो अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते थे, उन लोगों ने अन्वेषण किए, उन लोगों ने खोज की और उनका वर्णन उन्होंने जगह जगह किया, जो आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था यानी उपनिवेशवाद के अंतिम वर्षों की अगर बात करें, जिसे हम उत्तर उपनिवेशवाद युग कहते हैं, 1870 से 1920, और इस दौर में प्रादेशिक विश्लेषण उपागम आया, यानी इस पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ प्रादेशिक विश्लेषण का अर्थ क्या था कि हम पूरी पृथ्वी को समझना चाहते हैं तो उसे समझने के लिए हमें उसके छोटे छोटे प्रदेश बांटने होंगे और उन छोटे छोटे प्रदेशों को समझना होगा। अगर हम उन छोटे छोटे प्रदेशों को समझेंगे तो पूरी पृथ्वी का हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था जहां आई, तो तीसरी अवस्था 2 विश्व युद्धों के मध्य का समय था, 1930 का दशक, और इस दौरान क्षेत्रीय विभेदन जो उपागम था उसका प्रयोग किया गया। क्षेत्रीय विभेदन उपागम क्या था? इसमें क्या किया गया? विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाली समानताओं और विषमताओं के आधार पर, यानी बहुत से जो प्रदेश हैं कुछ में किसी प्रकार की विशेषता है, कुछ में किसी प्रकार की है, तो समानताओं और विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटने का काम इस अवस्था के अंतर्गत किया गया। आगे जो चौथी अवस्था थी 1960 के दशक में, इसमें जो विशेष उपागम था वो था स्थानिक संगठन उपागम, और ये बड़ा विशेष था। क्यों था? क्योंकि इस समय में मात्रात्मक क्रांति का आरंभ हुआ। इससे पहले की जो अवस्थाएं देख रहे हैं इसमें इतनी ज्यादा तकनीक या प्रौद्योगिकी नहीं थी। इस अवस्था में आते आते तकनीक का बहुत ज्यादा विकास हो गया और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन शुरू हुई, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का यूज किया गया, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज किया गया, फिजिक्स के नियमों का यूज किया गया और सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, और जो भी अपने आसपास घटनाएं होती है उनका विश्लेषण किया गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम था उस समय का। लेकिन अगली अवस्था में क्या हुआ, 1970 के दशक में, जो कि आलोचनात्मक उपागम, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है आलोचनात्मक उपागम, यानी कि मात्रात्मक क्रांति जो आई थी उसमें मानव का प्रयोग नहीं था, मशीनरी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग था, तो इसकी उपेक्षा की गई और 3 नई विचारधाराएं मानव भूगोल के अंतर्गत आई। वो 3 विचारधाराएं कौन सी थी एक बार देखें तो उन 3 विचारधाराओं में से सबसे पहली विचारधारा है मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा। इसका संबंध समाज के कल्याण से था, जैसे कि इसके नाम में ही पता लगता है। और मानव कल्याण में क्या क्या चीजें थी? स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। दूसरी विचारधारा आई आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये विचारधारा कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी और इस विचारधारा में क्या कहा गया कि निर्धनता या समाज में जितनी भी गैर बराबरी है, असमानता है, उसका कारण पूंजीवाद है। तीसरी विचारधारा जो इसके अंतर्गत आई व्यवहारवादी विचारधारा, यानी एक्चुअलिटी बेस्ड, वास्तविकता पर आधारित।
यानी यह विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जाति, प्रजाति, धर्म आदि जो बातें थी इनके ऊपर विशेष जोर दिया गया और इनके बोध पर जोर दिया गया, इनकी जानकारी के ऊपर जोर दिया गया। ये तीनों जो विचारधाराएं थी ये आलोचनात्मक उपागम के कारण उत्पन्न हुई थी और अंतिम अवस्था जो 1990 के दशक की थी मानव भूगोल की, उसको पोस्ट मॉडर्नाइजेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जितने भी भौगोलिक सिद्धांत अब तक हमारे सामने आए थे, जितने भी बातें चर्चाएं हुई, उन सबको चुनौतियां मिलने लगी। क्यों? क्योंकि जितने स्थानीय पहलू थे, कोई भी सामान्य से सामान्य घटना थी तो उस पर जोर दिया गया। ये कहा गया कि इसको ओवरऑल पूरे विश्व में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको यहीं पर समझा जाए, यानी स्थानीय पहलू को अलग अलग तरीके से समझा जाए। सामान्यीकरण जो था, जनरलाइजेशन जो किया गया था भूगोलवेताओं के द्वारा, उसको सिरे से नकार दिया गया इस सब में। तो ये थी मानव भूगोल की 6 अवस्थाएं। मानव भूगोल की 6 अवस्थाओं को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र को हम 6 भागों में बांटते हैं। ये 6 भाग कौन कौन से हैं? ये सामान्यीकृत 6 भाग नहीं है, इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 6 भाग हैं। यानी 6 मानव भूगोल ऐसे विषय हैं जिनके बारे में, जिनके अंदर हम मानव भूगोल से जुड़ी बहुत सी जानकारियां प्राप्त करते हैं। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के 6 मुख्य क्षेत्र माने गए हैं और इन्हीं 6 मुख्य क्षेत्रों के आगे उप क्षेत्र बांटे गए हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं आती हैं? वो है व्यवहारवादी भूगोल, समाज के कल्याण का भूगोल जो कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल संस्कृति से जुड़ा हो गया, लिंग भूगोल पॉपुलेशन से जुड़ा है, ऐतिहासिक हिस्ट्री से जुड़ी घटनाएं और चिकित्सा भूगोल। ये सभी जो शाखाएं हैं ये मानव भूगोल की सब ब्रांचेज हैं। यानी एक तरीके से हम कहें कि वो मानव भूगोल के क्षेत्र थे और ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं और वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांच के, वो है सामाजिक भूगोल के। अब जो हमारी दूसरी जो मानव भूगोल का क्षेत्र था उसके हम उप क्षेत्रों को देखें। आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों में आता है जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें संसाधन हो गए क्योंकि ये सभी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं, कृषि हो गई, कारखाने उद्योग हो गए, विपणन यानी व्यापार हो गया, पर्यटन है वो भी एक तरह की हमारी आर्थिक गतिविधि है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या ये सभी शाखाएं हैं वो हमारी आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों में आते हैं, यानी उसकी सब डिवीजन है। मानव भूगोल के जो 2 क्षेत्र पढ़ने के बाद अगले क्षेत्र के बारे में हम देखें। राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र था इसको भी उप क्षेत्रों में बांटा गया। 2 उप क्षेत्र थे इसके, निर्वाचन भूगोल यानी जो इलेक्टोरल है, चुनाव से जुड़ा है, और सैन्य भूगोल जो कि सेनाओं से जुड़ा है, जिसे हम डिफेंस स्टडीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल के इन उप क्षेत्रों को समझने के बाद हमने जो जितने भी उप क्षेत्र थे वो सभी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं मानव भूगोल का जो अन्य हमारे सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या संबंध है। यानी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र, उनके उप क्षेत्र और उनका अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो सामाजिक भूगोल हमारा क्षेत्र था जिसके अनेक हमने उप क्षेत्र भी पढ़े थे, तो इसका संबंध अन्य विषयों से कैसे है। तो देखिए, समाजशास्त्र हमारा एक विषय है और समाजशास्त्र के अंदर हम जिन जिन चीजों का अध्ययन किया करते हैं वही अध्ययन हम सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के अंतर्गत भी करते हैं। मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास और महामारी विज्ञान। आप एक बार देखिए, महामारी विज्ञान और सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र था चिकित्सा भूगोल। यानी दोनों में बहुत सी बातें ऐसी है जो कॉमन है, जो एक दूसरे के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसी कारण से इनके साथ मानव भूगोल का गहरा संबंध है। यानी मानव भूगोल में जो चीजें हैं वो इन विषयों के अंतर्गत भी पढ़ी जाती है और इन विषयों की जो सामग्री है वो मानव भूगोल के विषयों के अंतर्गत भी पढ़ी जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा मानव भूगोल का जो क्षेत्र था आर्थिक भूगोल था, उसका भी अन्य विषयों से संबंध है। किस प्रकार से है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम 4 प्रकार की जो हमारी मानवीय गतिविधियां, मुख्य 4 हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, उनके बारे में अध्ययन करते हैं और वही सारी चीजें हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से संसाधन अर्थशास्त्र है। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान के अंतर्गत जहां हम कृषि से जुड़ी पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं, विश्व में कहा किस प्रकार की
विधियां प्रचलित है वो पढ़ते हैं, वही सारी चीजें हम कृषि भूगोल में भी पढ़ते हैं। औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यवसायिक और वाणिज्य अर्थशास्त्र, पर्यटन और यात्राओं के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, ये सारे वो विषय हैं जो मानव भूगोल भी अपने अंदर समाये हुए हैं। इसके बाद जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके और भी विषयों से संबंध है, जैसे कि मानव भूगोल का क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल, और राजनीतिक भूगोल का हमारे जो विषय है पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, और डिफेंस स्टडीज यानी सैन्य विज्ञान, इनके साथ गहरा संबंध है क्योंकि दोनों में कॉमन चीजें हैं। जनसंख्या भूगोल है और जनांकिकी एक विषय है, इनका भी आपस में गहरा संबंध है। जनसंख्या की जो घटनाएं हम जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं वही सारी चीजें हम डेमोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में जितनी भी हम नगरीय चीजों के बारे में बातें करते हैं, उनके अधिवास, उनकी समस्याएं, वो सारी चीजें नगरीय अध्ययन और नियोजन के अंतर्गत भी आती है। और अंतिम है हमारा आवास भूगोल, जो कि मानव भूगोल का एक क्षेत्र है। आवास भूगोल में जितनी बातें हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी बातें आपको नगर या ग्रामीण नियोजन विषय में पढ़ने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों एक विषय एक दूसरे से जुड़े हैं, किसी प्रकार से उनको अलग करने का प्रयास हम नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पूरा जो पहला लेसन है उसको कर लिया है, तो एक बार हम अभ्यास पर नजर डालते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में हमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, और हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, यानी 4 कथनों में से कौन सा कथन है वो भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा। तो 4 कथनों पे आप एक बार नजर मारेंगे, समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, वेदता पर आधारित, और आखिरी प्रौद्योगिकी विकास में प्रासंगिक नहीं है। तो आप देखिए कि समाकलनात्मक अनुशासन है, ये भूगोल के अंतर्गत आता है, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध भी आता है और द्वैतता भी आती है। तो यानी हमारा घ ऑप्शन है वो इसमें हमारा आंसर रहेगा कि ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। आगे हमारे अभ्यास में जो प्रश्न दिया गया है, इसी के पहले प्रश्न के पार्ट है कि कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, किस माध्यम से हमें भौगोलिक सूचनाएं नहीं मिलती। तो यात्रियों ने जो विवरण दिए थे उनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, प्राचीन मानचित्रों से भी मिलती है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने हमारा इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि भौगोलिक सूचना का संबंध है वो सीधा सीधा हमारी पृथ्वी से है। तो हमारा इसमें ग ऑप्शन है वो हमारा चूज होगा। तीसरा जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण यानी मानव और पर्यावरण के बीच क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ये हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी भी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो इसका कारक है। तो बाकी इसमें से तीनों नहीं आएंगे, प्रौद्योगिकी इसका आंसर रहेगा। और चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो हमने चर्चाएं की थी अनेक उपागमों की, जिसमें से अन्वेषण उपागम भी था, आपने देखा, स्थानिक संगठन भी उपागम में था, क्षेत्रीय विभेदन भी था, मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं था, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति अलग से उपागम के अंतर्गत आ रहा था, ये खुद में एक उपागम नहीं था। तो अभ्यास के जो हमारे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उन पे एक नजर डालते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है जो 30 शब्दों में देने होते हैं जिनके आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित, तो इसको हम भली प्रकार से परिभाषित कर चुके हैं, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र, पहले हमने मानव भूगोल के क्षेत्र पढ़े थे 6 और फिर उनको उप क्षेत्रों में बांटा गया था, तो उसको आप एक बार से फिर से देख सकते हैं, आपको पूरा जवाब वहां से मिल जाएगा। मानव भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है, बिल्कुल लास्ट में हमने इस बात को पढ़ा था कि मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र है उनकी जो सामग्री है, उनके अंदर जो विचार है, जो उनमें वर्णन किया गया है, वो सारे वर्णन आपको अन्य विषयों में भी मिलते हैं। तो वो सारे का सारा हमारा आंसर इसके अंतर्गत आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करनी है। मानव के प्राकृतिकरण का मतलब है कि मानव प्रकृति के अनुसार ढल गया, यानी यहां हम चर्चा करेंगे जो समय के गलियारों में हमने बात की थी, थोड़ी सी उस बात की चर्चा करेंगे, और साथ में हम निश्चयवाद की जो विचारधारा दी गई थी रेटजेल के द्वारा, उसको पूरा का पूरा हम इस आंसर के अंतर्गत देंगे, तो हमारा बेटर आंसर बनेगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपको स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो पूरा मानव भूगोल है उसको हमने पहले 6 क्षेत्रों में बांटा था, उसके बाद उसको अनेक उप क्षेत्रों में बांटा था, वो सारा लिखेंगे। और उसके अलावा हम ये विशेष जो बात हमारी रहती है कि मानव भूगोल है वो मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों का तो अध्ययन करता ही है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और लगातार भूगोल से जुड़ी नई नई जानकारियां हैं वो चैनल के अंतर्गत प्राप्त करते रहेंगे।